नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हमारी 26th क्लास है जिसमें कि हम इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी के बारे में, जेम्स लांगेस थ्योरी, कैनन बार्ड, स्केक्टर सिंगर, लजारस एंड सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ये तमाम वो थ्योरीज हैं जो आपको मदद करेंगी समझने में कि इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, उससे जुड़ी हुई थ्योरीज हैं। साथ के साथ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस वीडियो के आखिर में हम पढ़ रहे होंगे, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट, और इसी के साथ ये टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये वीडियो इंपॉर्टेंट भी है तो उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज की। तो देखिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, और एक एक करके हम शुरुआत करते हैं। और कहानी शुरू होगी बिल्कुल शुरू से। जो सबसे पहली थ्योरीज मानी जाती है वो मानी जाती है इंस्टिंक्ट थ्योरीज। ठीक है, ये जो है ये मैकडूगल ने दिया था। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मैकडूगल ने इंस्टिंक्ट थ्योरी दी थी। और इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है ना, उसमें कुछ जन्मजात इंस्टिंक्ट्स होते हैं। इंस्टिंक्ट्स आप यूं समझ लीजिए कि एक ऐसी एनर्जी होती है जो उस बच्चे को कोई व्यवहार करने के लिए मजबूर करती है, प्रेरित करती है। फॉर एग्जाम्पल, भूख एक बेसिक इंस्टिंक्ट है जो बच्चे में जन्म से होती है। अगर वो ही ना हो, मान के चलिए बच्चे में इंस्टिंक्ट ही ना हो उसका, तो बच्चा बिल्कुल सीधी सी बात है कि वो उसको भूख ही महसूस नहीं होगी, और भूख महसूस नहीं होगा तो बता नहीं पाएगा किसी को। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंस्टिंक्ट है। फियर बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, बच्चे में जन्म से ही होता है। आप देखेंगे कि शुरुआत में ही कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, और डॉक्टर्स भी अक्सर क्या होता है कि वो उन रिफ्लेक्सेस के थ्रू बच्चे की कॉन्शियस को चेक कर रहे होते हैं। तो वो रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो बच्चे को फियर फील कराते हैं, डॉक्टर्स जानबूझ के कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि वो बेसिक इंस्टिंक्ट बच्चे में रहता है, जन्म से ही रहता है। तो ये दिखाता है कि फियर अगर नहीं होगा तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, बच्चा कैसे बताएगा, कैसे रो के बताएगा। तो कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट बच्चे में जन्म से ही होते हैं, और ये कहते हैं कि ये जो इंस्टिंक्ट्स होते हैं ना, इन्हीं की वजह से बच्चे में इमोशंस भी आते हैं। तो मैकडूगल ने 14 बेसिक इंस्टिंक्ट्स बताए थे, ध्यान रखिएगा 14 इंस्टिंक्ट्स बताए थे, और हर एक इंस्टिंक्ट से जुड़े हुए इमोशंस भी बताए थे। तो ये जो पूरे 14 इंस्टिंक्ट्स है ना, इसकी लिस्ट आपको मेरी स्क्रीन पर अभी दिख रही होगी। इन सारे इंस्टिंक्ट्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनके साथ एक इमोशंस जुड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा। और वो ये कहते हैं मैकडूगल कि इन इंस्टिंक्ट्स की वजह से ही ये सारे इमोशंस डेवलप होते हैं, कि कोई पर्टिकुलर इंस्टिंक्ट किसी एक सिचुएशन में जैसे ही इंटेंस होता है, बच्चे में वो इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये थ्योरी है इंस्टिंक्ट थ्योरी, जो कि मैकडूगल ने दी थी, और कहा था कि बच्चे में कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो कि जन्मजात होते हैं, और उनकी संख्या भी उन्होंने बताई थी 14। तो उन्होंने कहा था कि भाई ये 14 इंस्टिंक्ट्स हैं और इसके साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट इमोशंस हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे इंस्टिंक्ट थ्योरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो है जेम्स लांजे थ्योरी। अब ये नाम से ही है कि जेम्स और लांजे, इन दो लोगों ने मिलकर के इस थ्योरी को दिया था। अब इंस्टिंक्ट थ्योरी आपने समझ ली। इसमें ये कहते हैं कि भाई जन्मजात कुछ इंस्टिंक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से इमोशंस डेवलप होते हैं। बट यहां से जेम्स लांजे ने जो थ्योरी दी थी, यहां से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शुरू होता है इमोशंस को समझने से। इमोशनल डेवलपमेंट की थ्योरी से जुड़ा हुआ एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव यहां में देखने को मिलता है। पहली बार जेम्स लांजे कहते हैं कि इन्वायरमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बच्चे के इमोशंस के डेवलप होने में। कैसे? जेम्स लांजे कहते हैं कि बच्चे में जो इमोशंस होता है उसमें एक प्रोसेस वो बताते हैं। प्रोसेस क्या बताते हैं कि सबसे पहले बच्चे के सामने कोई स्टिमुलस होता है। देखिए, जिनको स्टिमुलस नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, स्टिमुलस मतलब हमारे आसपास की कोई भी ऐसी चीज जो हमें प्रेरित करती है किसी भी प्रकार के व्यवहार को करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए एक बच्चा ब्लू कलर की लाइट को देख के बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो ब्लू कलर की लाइट उसके लिए एक स्टिमुलस है। एक बच्चा घंटी की आवाज सुन करके बार बार उस तरफ देख रहा है, तो वो घंटी की जो आवाज है वो भी एक स्टिमुलस है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज जो किसी व्यवहार को करने के लिए हमें प्रेरित करती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टिमुलस। तो जेम्स लांजे की थ्योरी में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्टिमुलस। अब होता क्या है कि कोई भी जो स्टिमुलस होती है ना, उसकी वजह से कुछ फिजियोलॉजिकल,
याद ध्यान रखिएगा, फिजियोलॉजिकल चेंज आता है हमारे में। फिजियोलॉजिकल चेंज का मतलब जो कि हमारी बॉडी से जुड़ा हुआ चेंज है, ठीक है, वो आता है। और उसके आने के बाद आता है इमोशन। ये बेसिक कहना था इनका जेम्स लांजे का, ये जो थ्योरी है इसमें। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जो ये कहते हैं जेम्स लांजे, कि मान के चले एक बच्चा किसी सांप को देखता है, तो सांप उसके लिए क्या हो गया, स्टिमुलस हो गया। सांप को देखते ही वो क्या होगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा, और वो उसको पहले फील नहीं होगा। पहले क्या होगा, पहले कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे उसकी बॉडी में। सांप को देखते ही पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे। वो फिजियोलॉजिकल चेंज क्या हो सकते हैं, जैसे कि उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, क्योंकि इमोशंस जैसे ही हावी होते हैं हार्ट बीट बढ़ जाती है। उसके बाद क्या होगा, स्वेटिंग होगी, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है। और जब ये सारे चेंजेस होंगे तब उसको एक इमोशन फील होगा, और वो होगा फियर का इमोशन। कौन सा इमोशन होगा, फियर का इमोशन। तो ये एक प्रोसेस है जो कि जेम्स लांजी की थ्योरी में है कि सबसे पहले स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस को देखते ही कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, बॉडी रिएक्ट करती है, चाहे वो किसी भी तरीके से करे। हार्ट बीट बढ़ता है, हो सकता है किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाए, हाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है, स्वेटिंग होती है, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर इमोशन हमें नजर आता है, ठीक है। जैसे कि और कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई, मान के चलिए किसी व्यक्ति ने, कोई पर्सन है, ठीक है, उसने किसी दूसरे पर्सन को देखा जिसको वो बहुत पसंद करता है, ठीक है, बहुत पसंद करता है उसको, और उसको देखते ही क्या होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज आते हैं, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है, ठीक है, उसकी नजरें बस उसी पे टिकी रहती है, और क्या होता है, स्वेटिंग भी आती होगी भाई, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज। और इमोशन कौन सा फील होगा उसको, लव का। तो ये होता है। तो यहां पे अगर आप देखिए जेम्स लांजे की थ्योरी में, तो स्टिमुलस, फिजियोलॉजिकल चेंज एंड इमोशन, ये बेसिक कहना है जेम्स लांजे का। आप बस इतना भी ध्यान रख लेंगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैनन बार्ड की थ्योरी। देखिए अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, यहां पे होता क्या बेसिकली कि थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इन थ्योरीज में। जैसे कि अभी जो हमने जेम्स लांजे की थ्योरी में देखा कि भाई स्टिमुलस होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, और उसके बाद हमें इमोशन फील होगा। कैनन बार्ड क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं होता। अगर किसी ने स्टिमुलस को देखा है, कोई स्टिमुलस है किसी के सामने, तो उस स्टिमुलस की वजह से जो फिजियोलॉजिकल चेंज है, ठीक है, वो, और जो ये इमोशंस हैं, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। जेम्स लांजे क्या कह रहे थे कि स्टिमुलस होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, फिर इमोशन आएगा। कैनन बार्ड क्या कह रहे हैं, नहीं, स्टिमुलस, और स्टिमुलस के साथ ही फिजियोलॉजिकल और इमोशंस दोनों एक साथ आएंगे। तो अगर आप देखें तो इन्होंने इनकी थ्योरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया था। इन्होंने बस इतना कहा था कि दोनों एक साथ आते हैं। वही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि बच्चे ने अगर सांप को देख लिया किसी, तो सांप को देखते ही ऐसा नहीं है कि पहले हार्ट बीट फील होगा उसको, स्वेटिंग होगी, ये सब कुछ होने के बाद वो कहेगा अरे मुझे तो डर लग रहा है। नहीं, ये कहते हैं ऐसा थोड़ी होता है भाई, उसको डर भी लग रहा है, और डर लगने के साथ साथ फिजियोलॉजिकल चेंज भी हो रहे हैं। ये दोनों एक साथ होता है, ये कहना था कैनन बार्ड का, ठीक है। अगर आप इनकी थ्योरी को ध्यान से समझे तो उसमें थोड़ा सा ही तो चेंज हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी थ्योरीज हैं, इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, आप पाएंगे कि जो थ्योरीज हैं ये पहले के मुकाबले बेटर होती जा रही है। देखिए होता क्या है कि स्केक्टर सिंगर ने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऐड किया था इस पूरे प्रोसेस में। उन्होंने ये कहा था कि भाई जो इमोशंस डेवलप होते हैं हमारे अंदर, वो किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन में डेवलप होते हैं, बट उस सिचुएशन में सिर्फ स्टिमुलस थोड़ी तय करेगा कि भाई कैसा इमोशन होगा। मतलब सांप है तो डर का इमोशन होगा, कोई खास व्यक्ति है जिसको हम पसंद करते हैं तो उसकी वजह से लव का इमोशन होगा। मतलब वो पर्टिकुलर स्टिमुलस थोड़ी तय करेगा कि कैसा इमोशन डेवलप होना है। ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं कि उस पर्टिकुलर स्टिमुलस से थोड़ी फिजियोलॉजिकल चेंज हमें
जो भी आ रहे हैं उससे हम तय करेंगे कि भाई कौन सा इमोशन डेवलप हो रहा है, नहीं। हमारा कॉग्निटिव अप्रेजल का मतलब कि हमारा दिमाग उस सिचुएशन को देखता है, जानता है, समझता है, तब जाकर के वो इमोशन आते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि भाई सबसे पहले जो होता है, अगर हम इनकी बात करें, ये कहते हैं कि पहले स्टिमुलस होगा। ठीक है, स्टिमुलस के बाद क्या होगा, फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा। फिजियोलॉजिकल चेंज होगा, और जब हम बात करें फिजियोलॉजिकल चेंज की, तो इसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव अप्रेजल। और उसके बाद हमें देखने को मिलेगा इमोशन। ये कहना था स्केक्टर सिंगर का। ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या किया, इस पूरे प्रोसेस में एक ये चीज ऐड कर दी, कॉग्निटिव अप्रेजल। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे कि अभी हमने एक फिजियोलॉजिकल चेंज देखा। देखिए, अगर किसी को, ध्यान से समझिए, अगर किसी को गुस्सा आता है, एंगर, ये किसी को फियर फील होता है, या फिर किसी को लव फील होता है, तीनों ही कंडीशन में एक कॉमन फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, वो होता है हार्ट बीट। हार्ट बीट इंक्रीज होना या डिक्रीज होना, मोस्ट केसेस में इंक्रीज ही होता है। कि भाई अगर आप किसी को देख के बहुत गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है, किसी को देख करके बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तो गुस्से में भी अगर आप देखेंगे तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर आपको डर लग रहा है किसी से, तो डर वाली सिचुएशन में भी आप देखेंगे हार्ट बीट आपकी बढ़ रही है। या अगर आप किसी से लव करते हैं, उस पर्सन को आपने देख लिया, उस कंडीशन में भी आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो फिजियोलॉजिकल चेंज हो रहा है ना, ये तो सिमिलर सा हो रहा है। इमोशन अलग अलग है, लेकिन फिजियोलॉजिकल जो चेंज आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है। तो इसीलिए स्केक्टर सिंगर ने यही कहा था कि भाई सिर्फ फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं बताएंगे कि कैसा इमोशन है, बिकॉज फिजियोलॉजिकल चेंज सेम होने पर इमोशन तो अलग हो गया। इसीलिए उन्होंने कॉग्निटिव अप्रेजल की बात की कि जो सामने स्टिमुलस है उसको लेकर के मेरा दिमाग कैसा इवेल्युएशन कर रहा है। भाई मेरे सामने अगर सांप आ गया, तो सांप को देख करके मैं लव फील तो कर ही नहीं सकता कि यार कितना प्यारा सांप है, आ मेरे गले लग जा, ऐसा तो करूंगा नहीं मैं। क्योंकि मेरा दिमाग जो है ना, कॉग्निटिव अप्रेजल करेगा, वो कहेगा कि ये सांप है, डेंजरस होता है, इसके काटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसको पता है, हमारे दिमाग को, तो कॉग्निटिव अप्रेजल चल रहा है। तो कॉग्निटिव अप्रेजल चल रहा है, इस वजह से मुझे फियर की फीलिंग आएगी, इमोशन आएगा। हार्ट बीट तो मेरा बढ़ना ही है, फिजियोलॉजिकल चेंज तो वैसे ही होना है, ठीक है, बट इमोशन क्या आएगा, फियर का आएगा। इसके अलावा मान के चलिए कि मुझे गुस्सा गुस्सा आ गया किसी बात पे, किसी भी बात पे आ गया गुस्सा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैंने वही किसी बच्चे को कहा था कि आराम से बैठ जाओ, 2-3 बार मैंने उसको बोल दिया, वो नहीं बैठ रहा। अब क्या होता है, अब मुझे गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आया, उससे मेरी हार्ट बीट भी बढ़ती है। स्टिमुलस कौन है, वो बच्चा है, वो बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा, ठीक है, तो उस बच्चे की वजह से हार्ट बीट चेंज, फिजियोलॉजिकल चेंज, क्योंकि सीधी सी बात है, इमोशन जैसे ही हावी होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज होता है। लेकिन मेरा जो दिमाग है कॉग्निटिव अप्रेजल करेगा, उस बच्चे से क्या मुझे खतरा है, अगर खतरा हुआ तो फियर वाली फील इमोशन आएगी। उस बच्चे से क्या मुझे प्रेम फील हो, मतलब उस बच्चे को आप बहुत पसंद कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस बच्चे को देख करके, अगर लग रहा है तो लव वाली फीलिंग आएगी। लेकिन मुझे उस बच्चे को देख के गुस्सा आ रहा है, मैं उसको बार बार बोल चुका हूं बैठ जा, नहीं बैठ रहा, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, तो मेरा जो दिमाग है ना, वो कॉग्निटिव अप्रेजल कर रहा है, वो देख रहा है, इवेल्युएशन कर रहा है कि भाई क्या सिचुएशन है, और उसके बाद इमोशन आ रहा है। इसी प्रकार से लव वाले में होता है कि किसी व्यक्ति को जिसको आप पसंद करते हैं, उसको आपने देख लिया, तो देख के थोड़ी फियर वाली फीलिंग आएगी, उसको देख के फियर वाली फीलिंग तो आएगी नहीं। वो पर्सन आपके लिए स्टिमुलस है, उसको देख के आपके अंदर हार्ट बीट चेंज होगा, नो डाउट, बट ऐसा तो नहीं है कि भाई उसको देखने से आप फियर फील करने लगेंगे, आपके अंदर लव की फीलिंग आएगी। हाँ, वो एक अलग बात है, भाई शादी के बाद हो जाता है कुछ लोगों में कि भाई जिससे प्रेम करते थे अब उसी को देख के डरते हैं, तो वहां पे सिचुएशन चेंज हो गई है ना। तो इट वॉज जस्ट अ जोक, तो इसको सीरियसली मत लेना, है ना।
तो ऐसा होता है कि भाई स्टिमुलस सामने क्या है उसको हम देखते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज तो होता है जिस सिमिलर सा हो सकता है, बट कॉग्निटिव अप्रेजल बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है इमोशंस को डिसाइड करने में कि कौन सा इमोशन आएगा। ये था स्केक्टर सिंगर का कहना, बट ये फाइनल नहीं था, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करने की जरूरत थी जो कि लजारस ने बाद में किया। इसको हम देखते हैं कि इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट चेंज किया था। काम करते हैं, इसको ऊपर वाला मिटा देते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जो स्केक्टर सिंगर में देखा, इसमें सबसे पहले स्टिमुलस होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, फिजियोलॉजिकल चेंज के बाद कॉग्निटिव अप्रेजल और फिर इमोशन होता है। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए कि जो लजारस थे इन्होंने इस पूरे प्रोसेस में थोड़ा सा चेंज किया। थोड़ा सा चेंज क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले आपके सामने कोई स्टिमुलस होगा, उस स्टिमुलस की वजह से आपके अंदर कॉग्निटिव अप्रेजल पहले आएगा। कॉग्निटिव अप्रेजल पहले आएगा, उसके बाद इमोशन आएगा, और इमोशन आने के बाद फिजियोलॉजिकल चेंज हमें देखने को मिलेगा। ये किसका कहना था? ये कहना था लजारस का। ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्केक्टर सिंगर वाली थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं किया, प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज किया, इंप्रोवाइज किया और बताया कि सही प्रोसेस ये होना चाहिए। तो अब हम एग्जांपल से ले, और अगर आप प्रैक्टिकली सोचे तो लजारस की जो थ्योरी है ये काफी हद तक फिट बैठती है। 98-99% ये केस में अगर आप देखेंगे तो ये वाला प्रोसेस ही फॉलो होता है कि पहले स्टिमुलस होगा, कॉग्निटिव अप्रेजल होगा, फिर इमोशन और फिर फिजियोलॉजिकल चेंज होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि एक बहुत ही छोटा बच्चा जो अभी 1.5-2 साल का है, जिसको नहीं पता कि भाई सांप क्या होता है, कैसा होता है, उसने कभी देखा नहीं, उस बच्चे के सामने अगर सांप आ जाए, 2 साल का बच्चा खेल रहा है और खेलते खेलते उसने देखा भाई उसके आसपास सांप आ गया, आप देखेंगे उस बच्चे का रिएक्शन क्या होगा? वो बिल्कुल भी डरेगा नहीं, क्यूरियस होगा। जैसे उसके लिए बाकी चीजें क्यूरियस होती हैं कि भाई आसपास की चीज को देखो, क्यूरियोसिटी आती है उसमें, वैसे ही उसको देख करके भी वो क्यूरियस होगा, डरेगा नहीं, फियर नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अगर मान के चले उसकी जगह कोई व्यक्ति होता जिसने सांप को देखा है, उसके अंदर फियर वाली फीलिंग आ जाती है। उसके पीछे क्या रीजन है आप सोचिए, कि भाई बच्चे को नहीं आ रही है लेकिन उस व्यक्ति को आ जाती है सांप को देखते ही फियर वाली फीलिंग, बिकॉज उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ इंफॉर्मेशन है सांप को लेकर के, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि भाई वो सांप को जानता है कि सांप एक जहरीला प्राणी है, अगर उसने काट लिया तो अधिकतर मामलों में ऐसा होता है कि मृत्यु तय होती है। खासकर जो जहरीले सांप होते हैं, अगर उसने काट लिया तो मृत्यु तय है। क्योंकि उस व्यक्ति को ये बात पता है, इसीलिए उसके अंदर इमोशन आएगा, डर वाला। वरना बच्चे में क्यों नहीं आएगा डर वाला? नहीं आएगा, उस व्यक्ति में आएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पे अगर उस व्यक्ति ने सांप को देखा तो सांप एक स्टिमुलस हो गया, सांप को देखते ही कॉग्निटिव अप्रेजल होगा। कॉग्निटिव अप्रेजल मतलब है कि दिमाग में पहले से सांप को लेकर के इंफॉर्मेशन है, और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसकी वजह से उसके अंदर इमोशन आएगा फियर का, और उसके बाद आप देखेंगे फिजियोलॉजिकल चेंज आएगा, हार्ट बीट बढ़ना हो गया या बाकी चीजें हो गई। ठीक है, इसको किसी और एग्जांपल से भी हम ले लेते हैं। मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति से मिलने वाले हैं, पहली बार, आप कभी मिले नहीं है, या आप यूं समझिए कि आप की नौकरी लग गई है और आप एक जगह है नौकरी करने जा रहे हैं वहां पे आप, ठीक है, तो आपकी मान के चलिए पोस्टिंग ऐसी जगह पे हुई है जहां पे आए दिन मतलब कि रॉइट्स होते रहते हैं और लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, मतलब वहां पे कुछ इस प्रकार से सिचुएशन, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और डेंजर एरिया में वो आता है। तो ये कुछ कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले से, और उस एरिया में आपकी पोस्टिंग आ गई है, तो स्टिमुलस तो हुआ भाई जॉब लगी है मेरी, मुझे खुश होना चाहिए। भाई जॉब लग गई अच्छी बात है, मुझे खुश होना चाहिए क्योंकि यार मेरी जॉब लगी, इतनी मेहनत करके मैंने नौकरी पाई। बट आप देखेंगे जैसे मेरी पोस्टिंग, यार आप वहां मुझे पोस्टिंग दे दी, अब आपका इमोशन चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कॉग्निटिव अप्रेजल, क्योंकि आपके दिमाग में उस पर्टिकुलर एरिया को लेकर के कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको इनसिक्योर फील करा रहा है कि यार वहां पे जाने पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसीज हैं, आए दिन वहां पे
कुछ आप कह लीजिए नक्सलाइट या टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसेस को टारगेट किया जाता है, रात में निकलना बिल्कुल ही अनसेफ है, तो ये कुछ कॉग्निटिव इंफॉर्मेशन आपके अंदर आई, तो बिकॉज उस जगह को लेकर के वो ऐसी इंफॉर्मेशन है, तो आपके अंदर कौन सा इमोशन आएगा? इनसिक्योरिटी का आएगा, फियर का आएगा, और फिर फिजिकल अराउजल होगा, आप थोड़े से स्ट्रेस में चले जाएंगे, आप घबराएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है, तो ये होता है ऐसा। और भी एग्जांपल ले सकते हैं इसको लेकर के कि मान के चलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने वाले हैं जिससे आप कभी नहीं मिले, वो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, आपकी कोई खास दोस्त है, वो किसी से मिलवाना चाहती है अपनी दोस्त से, या आप किसी इवेंट में जा रहे हैं, किसी खास व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, तो है क्या कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मान के चलिए पहले से कोई दे दे कि यार ये व्यक्ति ना ऐसा है, थोड़ा इससे बच के ही रहना, मतलब ये ढंग से बात नहीं करता है और बहुत बदतमीजी से बात करता है, खासकर अगर कोई गर्ल्स है, कोई लेडीज है, उससे तो और बहुत बहुत ज्यादा बदतमीजी से बात करता है, तो थोड़ा सा संभल के रहना। अब हुआ क्या कि उस व्यक्ति से आप कभी मिले नहीं, कभी देखे नहीं, लेकिन आपके को पहले से कुछ कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन डाल दी गई आपके दिमाग में कि भाई ये ऐसा है, ऐसा है, तो मिले नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति आपके दिमाग में एक स्टिमुलस है, कुछ गलत इंफॉर्मेशन डाल दी गई है, उसकी वजह से आपके अंदर उसको लेकर के आप कह लीजिए कि हेट वाली फीलिंग है, इमोशन है, उसी हिसाब से फिजिकल अरोजल भी है कि यार क्या मिलना है ऐसे व्यक्ति से, फिर भी किसी ने इंसिस्ट किया कि नहीं थोड़ा सा मिल लो, एक बार बात कर लो। अब जब आप मिले तो देखा कि यार कहानी तो बिल्कुल ही अलग है, मेरे साथ जब वो बात किया या उससे मिला तो ऐसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं, मुझसे तो बड़े अच्छे से बात कर रहा था, बड़े प्यार से बात कर रहा था, तो जो कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी वो तो गलत निकली। भाई मेरे साथ तो जब मैंने देखा तो बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत तमीज से बात करता है, इवन मेरे साथ नहीं बाकियों के साथ भी करता है, तो वहां पे क्या होगा कि वो जो व्यक्ति आपके लिए स्टिमुलस जो पहले था, अभी भी स्टिमुलस वही है, बट कॉग्निटिव अप्रेजल चेंज हो गया कि पहले कुछ और कहा गया था, लेकिन अब जब मैं उससे मिल रहा हूं तो अब इस व्यक्ति को देख करके जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे दिखाता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, अच्छा है, और फिर आपका जो इमोशन है वो तुरंत चेंज हो जाएगा। अब आप उसके प्रति हेट नहीं, हाँ आप फ्रेंडशिप वाली फीलिंग या एज अ लव वाली फीलिंग उसके प्रति रखेंगे, और उसी हिसाब से फिजिकल अरोजल भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना, लजारस ने जो बताया था वो इस प्रकार से काम करता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट, सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। ये थ्योरी देखिए वैसे तो बहुत पहले आ गई थी, बट मैंने आपको सबसे लास्ट में इसलिए करा रहा हूं बिकॉज ये काफी इंटरलिंक हो रही है थ्योरीज, ये थोड़ी सी सबसे अलग थ्योरीज हैं। सेल्फ परसेप्शन जो ये थ्योरी है ये सबसे अलग थ्योरी है, बट इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई ये सेल्फ अप्रेजल थ्योरी, सॉरी सेल्फ परसेप्शन थ्योरी जो थी ये क्या थी। देखिए सेल्फ परसेप्शन थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो इसको जो दिया था ये था डायरल बैम ने दिया था, ठीक है, डायरल बैम ने इस थ्योरी को दिया था सेल्फ परसेप्शन थ्योरी। और डायरल बैम कहते हैं कि एक व्यक्ति क्या करता है कि अपने इमोशंस को समझता है, और वो कैसे समझता है? सेल्फ परसेप्शन से। सेल्फ परसेप्शन मतलब ये है कि जब वो अपने बिहेवियर को खुद ही ऑब्जर्व करता है तब जाके उसको फील होता है कि ये क्या इमोशन है। मतलब इमोशन सबसे पहले फील नहीं होता, इमोशन बाद में फील होता है, पहले हम अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको तुरंत ये थ्योरी समझ में आ जाएगी कि मान के चलिए कि आप लंबे समय से घर से दूर रह करके तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है कि आपसे मिलने आपके माता पिता आने वाले हैं आज। बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा थी कि मैं एक बार मिलूं जा करके मम्मी पापा से, बहुत लंबे समय से घर से दूर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मिलूं उनसे। लेकिन हुआ क्या कि आपका जाना नहीं हो पाया और मम्मी पापा ही आपसे मिलने आ रहे हैं। तो आप देखेंगे कि अगर ऐसा कोई भी इवेंट होता है, ये तो एक एग्जांपल हो गया, और भी कुछ हो सकता है, कोई और रीजन हो सकता है कि भाई आप किसी खास व्यक्ति से मिलने वाले हैं आज, या कोई और व्यक्ति आपसे मिलने आने वाला, कोई स्पेशल व्यक्ति हो, पर्सन है, वो आपसे मिलने आने वाला, आप देखेंगे आपका बिहेवियर उस दिन बहुत ही अलग होगा। आपको अच्छा फील हो रहा होगा, आप गाने गुनगुना रहे होंगे, दूसरों से प्यार से बात कर रहे होंगे, हंस खेल के बात कर रहे होंगे, है ना, किसी को मिठाई खिला दिया, किसी बच्चे को प्यार से टॉफी खिला दी उस दिन। तो आप देखेंगे, आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे, यार मैं आज जो मेरा बिहेवियर है ना बहुत ही डिफरेंट है, मैं आज सबसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, वो सॉफ्टली बात कर रहा हूँ, बिकॉज आपके अंदर एक इमोशन आ रहा है कि कोई आने वाला है उसको लेकर के। तो आप क्या करेंगे, आप समझेंगे, अपने बिहेवियर को खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि यार आज मैं ऐसे कर रहा हूं और आज इस वजह से मैं ऐसा फील कर रहा हूं। इसका अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट क्या हो सकता है? अपोजिट ये हो सकता है कि यार कि आपका कहीं घूमने का
प्लान था, ठीक है, बट किसी वजह से वो प्लान ही कैंसिल हो गया। आप जॉब करते हैं और आपने सोचा था कि यार मैं छुट्टी लेकर के कहीं घूमने जाऊंगा, बॉस ने छुट्टी के लिए मना कर दिया, छुट्टी नहीं मिलेगी, छुट्टी चाहिए तो जॉब छोड़ दो, जॉब आप छोड़ नहीं सकते। अब आपका हो गया मूड ऑफ, और वो कैसे होगा, आप अपने बिहेवियर से ऑब्जर्व कर रहे होंगे। किसी ने कुछ पूछा, आपने इग्नोर कर दिया, दूसरी तीसरी बार पूछा, आपने पलट के उल्टा जवाब दे दिया ऊंची आवाज में, बदतमीजी से बात कर दी, चलते चलते किसी सामान पे हाथ मार दिया, गिरा दिया उसको, पैर मार दिया, कहीं कुछ कर दिया, किसी से बदतमीजी से बात कर दी, फोन नहीं उठा रहे हैं किसी का। तो इस प्रकार की जो बिहेवियर होंगे आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि यार मैं ऐसा बिहेव कर रहा हूं, मैं ऐसा फील कर रहा हूं। बिकॉज जो ये डेरिल बैम है वो कहते हैं कि सेल्फ परसेप्शन जो होती है ना, उसके बिहाफ में पता चलता है हम कैसा इमोशन, किस इमोशन में है। मतलब पहले बिहेवियर होता है, उस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करते हैं एंड देन हमें वो चीज फील होती है। तो ये था पूरा, ये सारी थ्योरीज मैंने आपको करा दी। टोटल 6 थ्योरीज थी, वैसे तो और भी थ्योरीज है बट आप इतनी थ्योरीज अभी पढ़िए, यही बहुत महत्व रखती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी थ्योरीज हैं बट इतनी इररिलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछी नहीं जाएंगी, बट हाँ ये आपको हेल्प करेंगी समझने में कि कैसे इमोशंस डेवलप होते हैं। एंड आई होप कि ये वीडियो देख करके और अभी तक जितनी भी थ्योरीज मैंने पढ़ाई है उसको पढ़ करके आप जरूर समझ गए होंगे कैसे जो इमोशंस हैं वो डेवलप होते हैं। तो इसी के साथ ये जितनी भी थ्योरीज थी वो तो कंप्लीट हो चुकी हैं, बट अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैंने कहा था ना एक लास्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें डिस्कस करना है, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट। ठीक है, एक बार हम वो और देख लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, आप ये तो समझ गए कि भाई इमोशंस क्या होते हैं और ये कैसे हमारे अंदर डेवलप होते हैं। अभी तक आपने अगर मेरी वीडियोस देखी है तो इतना तो आप जरूर समझ गए होंगे। लास्ट वाली वीडियो में मैंने अच्छे से इमोशंस को समझाया था कि इमोशंस क्या होता है। अब ये समझिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस नाम से भी एक चीज होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या, सीधी सी बात है, इंटेलिजेंस की बात हो रही है यहाँ पे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने इमोशंस को, ऑन इमोशंस ध्यान रखिएगा, प्लस पहले तो हम अपने इमोशंस की बात करते हैं कि अपने इमोशंस को अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हैं, रेगुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है, उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ठीक है, साथ के साथ दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं, ठीक है, और वो समझना किससे होता है, वो होता है सिंपथी, और दूसरा होता है एम्पथी। इसके थ्रू हम दूसरे के इमोशंस को समझते हैं। तो अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, रेगुलेट कर पाते हैं और सही से एक्सप्रेस कर पाते हैं, साथ के साथ आप दूसरे के इमोशंस को भी समझ पाते हैं, इट मीन्स कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन है आप। ये बेसिक मतलब होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। तो अगर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंस की तो ध्यान रखिएगा, ये जो शब्द है ना, ये सेलोवी एंड मेयर, ये दो व्यक्ति हैं, इन्होंने इसको दिया था, सेलोवी एंड मेयर। ठीक है, ये दो लोगों ने इस टर्म को पहली बार दिया था, इमोशनल इंटेलिजेंस। और जहां तक बात है इस टर्म के पॉपुलर होने की, इन्होंने जो भी टर्म दिया तो इतना पॉपुलर हुआ नहीं था, बट 1995 में डैनियल गोलमैन करके एक व्यक्ति थे, उनकी ही एक किताब का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। उनकी किताब का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस। और अपनी इस किताब में इन्होंने बता रखा था इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, और अपनी इस किताब के थ्रू ये जो टर्म है ये पॉपुलर हो गया। डेनियल गोलमैन को भी लोगों ने खूब जाना इस किताब की वजह से। तो ये शब्द यहां से
पॉपुलर हुआ इमोशनल इंटेलिजेंस, और आज लोग इसके बारे में बात भी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो होता है खुद का पर्सपेक्टिव, जिसको आप कह सकते हैं इंटरपर्सनल, ठीक है, इंटरपर्सनल आप कह सकते हैं इसको, कि भाई अपने इमोशंस को समझ रहे हैं। और दूसरा हो गया इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल हो गया कि आप दूसरे के इमोशंस को भी समझ पा रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट आ जाते हैं, एक हो गया इंटरपर्सनल, एक हो गया इंट्रापर्सनल, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो थ्योरी थी हमारी, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया, और ये जो टॉपिक था इमोशनल डेवलपमेंट, ये भी कंप्लीट हो गया। कल वीडियो जो लास्ट वीडियो आई थी कल मेरी, उसमें हमने शुरू किया था और आज ये कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ अगर आप देखें तो जो डेवलपमेंट वाला सेक्शन है ना, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इतने मतलब 26 लेक्चर हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अब जा करके टॉपिक कंप्लीट हुआ है। और अब हम जो शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो रहने वाला है लर्निंग का। लर्निंग का भी टॉपिक बहुत बड़ा है अपने आप में, बहुत सारी थ्योरीज हैं लर्निंग की, जो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।